नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है। लेकिन अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ये पूछा है व्हाट इज़ हिस्ट्री। बताइए, क्या आपने कभी पूछा है व्हाट इज़ हिस्ट्री। क्या आपने कभी पूछा है व्हाट इज़ हिंदी। क्या आपने कभी पूछा है व्हाट इज़ इंग्लिश। क्या आपने कभी पूछा है व्हाट इज़ जियोग्राफी। हम लोगों ने कभी ये नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि कभी हम लोगों को सिखाया नहीं गया कि क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। तो सवाल पूछने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें पूछना क्या है। हम लोगों को जब भी कोई चीज़ पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, कोई भी टीचर जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं या डायरेक्ट उस सब्जेक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका महत्व क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में वो टीचर कभी नहीं बताते हैं। तो आइए हम लोग, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ से रिलेटेड बहुत चीज़ें रहती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ने से क्या होता है? व्याकरण पढ़ने से हम लोग अपनी बात को दूसरे लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाते हैं। वो जो रहता है वो व्याकरण से। इसी तरह से इंग्लिश के भी जो ग्रामर का पार्ट रहता है वो इसीलिए होता है कि हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल जो रहता है, ताकि हमारे अंदर जो भावनाएं उठ रही हैं उसको हम सामने वाले को समझा सकें। इंग्लिश में, हिंदी में जो लिटरेचर पार्ट रहता है वो हमारे अंदर के भावनात्मक चीज़ों को उभारता है, लेकिन उसे दूसरे पर्सन को बताने के लिए तो हमें व्याकरण की ही आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे अतीत में क्या हुआ है उसके बारे में हम जान सकें, और क्योंकि हर चीज़ें अपने आप को बार बार दोहराती रहती हैं, तो हिस्ट्री में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी सही चीज़ें हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, उससे हम लोग वाकिफ़ हो सकें और उसको इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकें। तो इसी सवाल से मैं ये टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये सवाल पूछना पड़ेगा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने से पहले कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग अगर बताया जाए तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। किसी भी चीज़ का हिसाब रखना, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब रुपए पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उनका जो हम लोग एक हिसाब रखते हैं उसी को बोला जाता है अकाउंटिंग। तो हम लोगों को इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये तो सब लोग अकाउंटिंग करना, सब अपने पैसे का हिसाब रख सकते हैं, सब लोग उसको जानते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करने चाहूँगा कि आखिर में अकाउंटिंग की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी हिसाब तो रखना सब लोग जानते हैं, लेकिन अलग से अकाउंटिंग सब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं सर, हम तो बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो क्लास 11 में, 12 में, क्लास 8 में आता है, उसके पहले तो हमने कभी अकाउंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। देखिए, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोगों को घर से बाहर भेजते हैं लोग कुछ भी सामान लाने के लिए। तो हम लोग घर से जाते हैं मार्केट। मार्केट क्या करने के लिए जाते हैं? सामान लाने के लिए। तो जब घर से मार्केट के लिए जाते हैं तो हम लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, मान लीजिए 100 रुपये दिए गए। मार्केट जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं, सामान लेकर वहाँ से हम घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद घर वालों को सामान तो देते ही हैं, उस सामान के साथ हमें उन्हें पैसे का हिसाब भी देना पड़ता है। तो इसी को अकाउंटिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से हर एक इंसान जो भी मार्केट जाता है, सामान खरीदता है, वो अकाउंटिंग के बारे में जानता है, अकाउंटिंग को यूज़ करता है। हाँ, भले उसको एक सब्जेक्ट के तरह नहीं देखता हो, लेकिन अकाउंटिंग सबके जीवन से जुड़ा हुआ है।
अब सबके मन में यही बात उठ रहा होगा कि भाई अकाउंटिंग तो इतना आसान है, तो इसके लिए अलग से सब्जेक्ट बनाने का क्या ज़रूरत है, पढ़ाई करने का क्या ज़रूरत है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो आइए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए बी 2 लोग हैं। इन दोनों लोगों को 100-100 रुपये दिए गए। कितने रुपए दिए गए? 100-100 रुपये दिए गए और इनसे बोला गया कि आप मार्केट जाइए और 3 चीज़ें लेके आइए। 3 चीज़ें क्या क्या लाना था? सबसे पहले तो इनको लाना था बनाना, उसके बाद इनको लाना था ग्रेप्स मान लीजिए, और इनको लाना था मैंगो। ये 3 चीज़ें लानी थी। तो जो ए क्या करता है, वो जाता है बनाना, सबको सेम रेट मिलता है। वो क्या करता है, वो 25 रुपये का बनाना लेता है, 25 रुपये का ग्रेप्स लेता है और 50 रुपये का मैंगो लेता है और घर पे आके बोलता है कि भाई 100 रुपये मेरे खर्च हो गए हैं, मैं ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। और ये लिस्ट वो जब सामान को ख़रीद रहा था तब वो ये लिस्ट बनाता है। लेकिन बी इसी लिस्ट को एक अलग तरीके से बनाता है। बी बोलता है कि मुझे 25 रुपये का बनाना मिला, लेकिन जब मैंने 25 रुपये का बनाना ले लिया तो मेरे पास 75 रुपीज़ मतलब 75 रुपये बच गए। फिर मैंने फर्दर 25 रुपये का ग्रेप्स लिया। जब 25 रुपये के ग्रेप्स लिए मैंने, तब मेरे पास 50 रुपये बचे और उसके बाद मैंने फिर 50 रुपये के मैंगो ले लिए और मेरे पास 0 रुपीज़ बच गए। तो बी ने जो अपनी लिस्ट बनाई है वो कुछ इस तरीके से बनाई है। तो आप बोलेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने का चीज़ है। ए ने भी तो उसी काम को किया, उसने भी तो सही हिसाब दिया, बी भी तो उसी काम को कर रहा है, उसने भी, उसका भी हिसाब सही है, दोनों का हिसाब एक ही जैसा है। तो आखिर हमें ज़रूरत क्या है इस तरीके से लिखने की? अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ए तो बाहर गया था। अगर जब उसने ग्रेप्स खरीद लिया था उसी समय उसकी माँ का फ़ोन आता कि मुझे ज़रा बताओ कि ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, मुझे ज़रा बताओ, अगर इस जगह पे उनका फ़ोन आता कि मुझे ज़रा बताओ कि कितने पैसे तुम्हारे पास अभी बचे हैं, तो ए क्या करता? ए तुरंत कॉपी निकालता, पहले 100 लिखता, फिर बोलता कि अच्छा मैंने पहले 25 रुपये खर्च किए, उसके बाद मैंने फिर 25 रुपये खर्च किए, मेरे पास बच गए हैं 50 रुपये। लेकिन उसी जगह पे अगर बी को बोला जाता, जब वो 25 रुपये का ग्रेप्स ले चुका था, उसको पूछा जाता तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं, तो बी तुरंत बता देता कि मेरे पास 50 रुपये बचे हुए हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ये इस तरीके से लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि आप के सामने जो डेटा रहता है वो क्लियर रहता है। आपने कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके आँख के सामने रहती हैं। तो इस जगह पे अगर बी को कोई डिसीज़न लेना हो कि मैं कुछ और ख़रीदना चाहता हूँ या मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, मैं कितने की चीज़ खरीद सकता हूँ, तो बी आसानी से यहाँ पे डिसीज़न ले सकता है। लेकिन ए डिसीज़न नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मली पैसे खर्च करते जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे पॉकेट में और कितना रुपया बचा हुआ है। हाँ, वो पता कर सकता है, लेकिन उसे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो कर लेंगे, इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मारने का चीज़ है, जैसे सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं वैसे ही उसको कर लेंगे, उसमें क्या टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन थे और सिर्फ 100 रुपये की बात थी। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या कुछ और काम करते हैं तो समझिए आपके पास सैकड़ों हज़ारों ट्रांजेक्शन रहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें उधार में बिकी रहती हैं, कुछ चीज़ें कैश में बिकी रहती हैं। उस समय अगर अचानक से आपको पता करना रहे, आपको कोई, समझिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको बिज़नेस को मिल रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 5 लाख रुपए का है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे कि नहीं लेंगे? अब क्या आप बैठेंगे कैलकुलेट करने कि महीने के स्टार्टिंग में आपके पास कितने रुपए थे, फिर आपने कितना रुपए खर्च किए, आज आपके पास कितना रुपया बचा है? इतना देर के अंदर तो बी क्या करेगा, बी को तो हमेशा पता रहेगा कि हाँ वो कितना रुपए खर्च करते जा रहा है और उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं। तो वो तुरंत डिसीजन ले सकता है। टाइम इज़ मनी सबको पता है, जो जल्दी डिसीजन लेगा, जो सही डिसीजन लेगा, उसी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट जाएगा।
तो यही फ़ायदा होता है अकाउंटिंग का कि हम लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन से, हमारा क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, इससे हम लोग हमेशा हर सेकंड हर मिनट उससे हमेशा हम लोग अपडेट रहते हैं, ताकि हम लोगों को अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना पड़े तो हम लोग आसानी से ले सकें। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन देखिए, बातों ही बातों में हम लोगों ने एक और चीज़ सीख ली जो आप लोग हमेशा सुनते हैं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता ये है क्या। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है डबल एंट्री। डबल एंट्री, डबल एंट्री कैसे है? हमेशा स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, इसका डेफिनेशन याद करो। डबल एंट्री मतलब एक ट्रांजैक्शन का दो तरफ इफ़ेक्ट होता है। हम लोग याद करते हैं फिर हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जो पिछला एग्जाम्पल हम लोगों का था, बी ने क्या किया, बी को 100 रुपये मिले। बी ने क्या किया, जब उसको 100 रुपये मिले तो वो ये तो लिखा कि 25 रुपये का मैंने ग्रेप्स ख़रीदा। उसके साथ साथ उसने ये भी लिखा कि मेरे पॉकेट से 25 रुपये चले गए, इसलिए मेरे पॉकेट में बचा 75 रुपीज़। ठीक है। फिर जब उसने दूसरा ट्रांजैक्शन किया तो उसने मान लीजिए 25 रुपीज़ का उसने बनाना ख़रीदा, तो उसने ये तो लिखा कि मैंने 25 रुपीज़ का ये ग्रेप्स लिया था उसने, 25 रुपीज़ का बनाना मेरे पास आया मेरे झोले में, लेकिन मेरे पॉकेट से 25 रुपीज़ चला गया। तो मेरे पास बचा कितना रुपया? बोलिए बोलिए, 50 रुपीज़। फिर उसने ये लिखा कि उसने मैंगो लिए, तो उसके झोले में क्या आ गया? 50 रुपये का मैंगो आ गया। लेकिन उसके बैंक से कितना रुपया या उसके पॉकेट से कितना रुपया चला गया? उसके पॉकेट से फिर 50 रुपये चले गए और उसके पास बचा कितना? 0 रुपीज़ बच गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, ये जो 100 रुपये उसको मिले थे, मैं फिर से इसको क्लियर करके आपको समझाता हूँ। ये जो 100 रुपये उसको मिले थे, वो 100 रुपये तो घट रहे हैं। 100 रुपये जो उसको मिले थे वो 100 रुपये घट रहे हैं, लेकिन ये इसके घटने के साथ साथ कुछ चीज़ बढ़ भी रही है। मतलब उसके बैग में, उसका जो बैग था उसमें सामान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जितना घट रहा है, मान लीजिए ये 25 से घट रहा है, तो इसमें इस बैग में जो सामान है वो 25 से बढ़ रहा है। फिर मान लीजिए ये 50 से घट रहा है क्योंकि वो 50 रुपये का मैंगो लेता है, तो ये जो बैग है, बैग में जो सामान है वो क्या हो रहा है? 50 से बढ़ रहा है। तो बी क्या करता था? बी यही करता था ना, बी हमेशा लिखता था कि मैंने 25 रुपये कैश खर्च किए, तो मेरे पास मतलब मैंने 25 रुपये का बनाना ख़रीदा, तो मेरे पास पैसे घट गए 25 रुपये और मेरे पास 75, ये तो बैलेंस उसके पास बच गया। फिर बी लिखता था कि मैंने मैंगो ख़रीदा। मैंगो कितना का ख़रीदा भाई? मैंगो ख़रीदा उसने 50 रुपीज़ का। ये तो उसने लिखा, लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी लिखा कि 50 रुपीज़ मेरे पॉकेट से घट गए। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसे से, उसका दो इफ़ेक्ट होता है। एक जगह पे कैश में इफ़ेक्ट होता है और एक जगह पे दूसरे जगह पे इफ़ेक्ट होता है, जैसे जो भी चीज़ उसने ख़रीदा है। आप लोगों के बुक्स में, एग्ज़ाम्स में आता है कि कोई बिज़नेस रहता है, वो प्लांट्स ख़रीदता है, मशीनरी ख़रीदता है, स्टेशनरी ख़रीदता है, अलग अलग चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का जो बैंक रहता है, बैंक के थ्रू ही ख़रीदते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं, तो वो जो बैंक का बैलेंस रहता है वो घट जाता है। और जो दूसरी चीज़ हम लोग ख़रीद रहे हैं, मान लीजिए कि मशीन ख़रीद रहे हैं कोई भी, वो मशीन क्या हो जाता है, हम लोगों के अकाउंट्स में बढ़ जाता है। समझ में? तो इसका जितना से ये बैंक घटता है, मान लीजिए 5,000 से, उतना से ही ये मशीन जो है वो बढ़ जाता है। इसी को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अगले दिन हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को और भी अच्छे से पढ़ेंगे, और प्रॉपरली किस तरीके से हम लोगों के बुक्स में दिया रहता है, और उसको किस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आज तो बस ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, बस समझाने के लिए कि अकाउंटिंग होता क्या है, आखिर हम लोगों को उसकी ज़रूरत है ही क्यों, बस इतना ही समझना था आज के क्लास में। थैंक यू एवरीवन।